आगच्छन्तु विद्यार्थिनः व्याकरणं पठामः। और व्याकरण में भी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? कारक प्रकरण की बच्चों। और कारक प्रकरण में आज हम भाग 5 यानी 5वें भाग का अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थियों। और उसमें कर्म कारक द्वितीय विभक्ति की चर्चा कर रहे हैं प्यारे बच्चों। इसमें हम पहले कर्म कारक में 2 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। यानी हमने सामान्य कर्म कारक के सूत्रों को हम अध्ययन कर चुके हैं, यानी कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्मणि द्वितीया। इसके अलावा जो दूसरा भाग पढ़ा था कर्म कारक का, अकथितंच, यानी द्विकर्मक धातुएं जो 16 धातुएं होती है उनका हम परिचय जान चुके हैं। आइए उसके आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चों, अधिशिंगस्तासाम कर्म, यानी ये इसका जो सूत्र क्या कहता है कि अधिपूर्वाणाम एषाम आधार कर्म संज्ञा स्यात्, यानी उनके आधार की क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। और अधि उपसर्ग पूर्वक, यानी अधि क्या हो? पहले हो, अधि पहले हो और उसके बाद में क्या हो? सींग धातु हो। अधि के अलावा इसमें दूसरी धातु स्ता हो, इसमें अधि के बाद में आस धातु हो। तो धातु के आधार की क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। और यह सूत्र अधिकरण संज्ञा का अपवाद है प्यारे बच्चों। जैसे हरि बैकुंठम अधिशेते, हरि बैकुंठम अधिशेते, यानी अधि है यहाँ बच्चों, और शेते यानी यहाँ धातु कौन सी है? सींग धातु है। अब ये अधि होने के कारण और अधि सींग धातु से पहले होने के कारण, तो यहाँ कौन सी वैकुंठम में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। यानी हरि बैकुंठ में सोता है। और मान लो केवल अधि नहीं होता तो यहाँ कौन सी विभक्ति होती? सप्तमी होती। जैसे हरि बैकुंठे ठे शेते, हरि बैकुंठ में सोते हैं, सोता है। और ये अधि होने के कारण यहाँ कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय होगी। और अधि नहीं होता तो यहाँ कौन सी विभक्ति हो जाती? सप्तमी विभक्ति हो जाती। और उदाहरणों को समझते हैं बच्चों। मैंने क्या कहा था? अधिशिंगस्तासाम कर्म, और सिंह धातु वाला हो गया। अब अगली धातु है स्ता। स्ता धातु को देखते हैं। जैसे हरि बैकुंठम अधितिष्ठति, और यहाँ धातु कौन सी है? स्ता धातु है बच्चों। और स्ता धातु होने के कारण यहाँ कौन सी हो गई? यानी हरि बैकुंठ में ठहरता है। और बच्चों अधि स्ता से पहले अधि हो गया, इसलिए यहां भी कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। और अगर मान लो यहां अधि नहीं होता तो हरि बैकुंठे बैकुंठे तिष्ठति, ये आता बच्चों। उसी प्रकार से हरि बैकुंठम अध्यासते, और हरि बैकुंठ में बैठता है। यानी अधि के बाद में क्या है? आस धातु। कौन सी है? आश धातु। कौन सी है? आस, अधि आश। और आस धातु होने के कारण यहाँ क्या हो गया? हरि बैकुंठ में बैठता है, यहाँ द्वितीय विभक्ति होगी। उसी प्रकार से शिवः प्रियंकम अधिशेते, यानी शिव पलंग पर सोता है। और यहाँ कौन सी धातु है? सिंह धातु है प्यारे बच्चों। और सिंह धातु अधि है, इसलिए यहाँ कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। लेकिन मान लो यहाँ सेते ही होता तो क्या होता? शिव प्रियंके शेते, यानी शिव पर्यंक पर यानी पलंग पर सोता है। उसी प्रकार से अध्यापक है आसंदिम अध्यासते, अध्यापक कुर्सी पर बैठता है। यहाँ अधि होने के कारण, आज धातु से पहले अधि होने के कारण यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रतापः ग्रामम अधितिष्ठति, प्रताप गांव में ठहरता है। यानी स्ता धातु से पहले क्या है? द्वितीय अधि होने के कारण यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई। मान लो यहाँ अधि नहीं होता तो यहाँ सप्तमी हो जाती। यहाँ ग्रामे तिष्ठति, ग्रामे तिष्ठति। मोहन शिलापट्टम अध्यासते, मोहन शिलापट्टम अधितिष्ठति, मोहन शिलापट्टम अधिशेते, यानी मोहन शिलापट्ट पर बैठता है, अधितिष्ठति यानी ठहरता है, अधिशेते का मतलब सोता है। तो इस प्रकार से अधि इन धातुओं से पहले हो। कौन कौन सी धातुओं से?
अधि यानी सींग, स्ता और आस धातुओं से पहले हो तो उसके आधार की भी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। मतलब सप्तमी के जैसा अर्थ उसका निकलता है प्यारे बच्चों। तो अधि सिंह स्ता साम कर्म के बाद में चलते हैं। उसी प्रकार से देखते हैं बच्चों, पांचवा जो सूत्र है अभिनिवश्च, और इसमें क्या है, अभिनिएतत् संगात पूर्वस्य विंशतेर आधार कर्म संज्ञम स्यात्, यानी कर्म संज्ञा हो जाती है। यानी अभि और नि उपसर्ग हो पहले, उसके बाद में कौन सी धातु हो, विस धातु हो, तो उसके आधार की भी कौन सी संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। यानी अभि और नि उपसर्ग हो, उसके बाद में विस धातु हो, अभि और नि उपसर्ग है और उसके बाद में विस धातु है, अभि और नि उपसर्ग है, विस धातु है, अभि और नि उपसर्ग है, विस धातु है, तो इसके आधार की भी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। इसलिए यहाँ सन्मार्गम और कुमार्गम आया है प्यारे बच्चों। यानी अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विस धातु के रहने पर इनके आधार की भी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। आइए आगे देखते हैं। उपान्वध्यांग वश सूत्र क्या कहता है, उपाधि पूर्वस्य वसतेर आधार कर्म स्यात्, यानी उपाधि पूर्व और उपाधि पूर्व यानी उप आदि, उपाधि में कौन कौन से आ गए, उप, देखो इस सूत्र में ही है, उप अनु अधि आंग। देखो उप, देखो उप पहला तो है उप, कौन सा है, उप। अब देखो ए नु निकाल लिया, दूसरा अनु निकाल लिया, तीसरा जैसे अनु हो गया ना, और इसमें अर्धि अधि हो गया, तीसरा कौन सा है, अधि है, और चौथा कौन सा है, आंग, कौन सा है, आंग। यानी उप अनु अधि और आंग क्या हो, उपसर्ग में हो, और उसके बाद में क्या है, वस धातु होने पर क्या हो, वस धातु के रहने पर आधार की कर्म संज्ञा होती है। यह भी अधिकरण संज्ञा का क्या है, अपवाद है प्यारे बच्चों। तो हरि वैकुंठम उपवसति, यानी वस धातु से पहले, वस धातु से क्या है, पहले वस धातु है ना, पहले क्या हो, उप हो, उप है ना यहाँ देखो। और दूसरे में जैसे मैंने बताया था अनु है, देखो दूसरे में अनु है, तीसरे में देखो अधि है, देखो मैं बता देता हूं एक बार, अधि हो गया। चौथे में मैंने बताया था आंग, यानी आंग का क्या बचता है, आ। तो समझने की बात क्या है कि वस धातु से पहले क्या हो, उप हो, अनु हो, अधि हो और आ हो, तो उसके आधार की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठ में रहता है, तो यहां वसति होता मान लो तो क्या होता, हरि वैकुंठे वसति, हरि वैकुंठे वसति, यानी हरि वैकुंठ में रहता है, ये होता प्यारे बच्चों वैकुंठे वसति। उसी प्रकार से देखते हैं, जैसे दूसरा है हरि वैकुंठम अनुवसति, यानी वस धातु से पहले क्या है, अनु है, तो हरि वैकुंठ में रहता है। तो हरि, अगला है हरि वैकुंठम अधिवसति, हरि वैकुंठ में रहता है प्यारे बच्चों, तो हरि वैकुंठम अधिवसति। उसी प्रकार से देखो आंग धातु, आंग उपसर्ग है वस धातु से पहले, इसलिए हरि वैकुंठम आवसति, यानी हरि वैकुंठ में रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि उपान व ध्यांग वस जो सूत्र है, उप अनु अधि और आंग यदि उपसर्ग है वस धातु से पहले, तो उसके आधार की भी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ वैकुंठ आधार की कर्म संज्ञा हुई है प्यारे बच्चों। यानी मुनि पर्वतम उपवसति, और यहाँ वस धातु से पहले क्या है, उप है, इसलिए यहाँ कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया होगी, कर्म संज्ञा हो गई। और उसी प्रकार से सेना कटकम उपवसति, यानी सेना छावनी में रहती है, वस धातु से पहले क्या है, उप है, इसलिए कटकम हो गया। गुरुकुलम अधिवसति, गुरुकुल में रहता है, तो वस धातु से पहले क्या है, अधि है, और इसलिए यहाँ कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से बच्चों आइए अगला सूत्र देखते हैं, उसमें एक अपवाद है तो उसको हम देख लेते हैं। अभुक्त्यर्थस्य न, यानी क्या हो बच्चों, यानी उपपूर्वक वस धातु हो, यानी वस धातु तो हो लेकिन इससे पहले क्या हो, उप हो, तो यदि उसका अर्थ क्या हो, उपवास करना, यानी भूखा रहना, उपवास करना, व्रत करना हो,
तो कर्म संज्ञा नहीं होती है, यथा प्राप्त आधार की अधिकरण संज्ञा वह सप्तमी विभक्ति होगी। तो यानी वने उपवसति, वन में उपवास करता है, यानी खाने के अर्थ में हो, उपवास के अर्थ में हो, तो ये इसकी कर्म संज्ञा न होकर के सप्तमी होती है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, जो सूत्र क्या कहता है कि कालवाची और मार्गवाची शब्दों में, कालवाची और मार्गवाची शब्दों में क्या होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। कालवाची और मार्गवाची शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया होती है। संपूर्णता धोतित होने पर, यानी संपूर्ण अर्थ बताने के कारण, संपूर्ण यदि अर्थ बताए यानी पूर्ण अर्थ वो बताए, तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया होती है। अत्यंत संयोग का अर्थ है यहां पूर्णता से है, मैं समझा रहा हूं। यदि अत्यंत संयोग नहीं हो अर्थात पूर्णता नहीं हो तो यथा प्राप्त षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तो वहां कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी हो जाएगी। मैं समझाऊंगा बच्चों। माशम कल्याणी, अब इसका अर्थ क्या होता है, महीने भर कल्याणकारी, महीने भर कल्याणकारी। अब यहां महीना क्या है, पूर्ण है बच्चों, यहां क्या है, पूर्ण महीना है। पूर्ण महीना होने के कारण यहां कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया, माशम हो गया। और मान लो ऐसे कह देता अर्धमास कल्याणी, वो गलत होता बच्चों, अर्धमास से कल्याणी होता वहां, यानी आधे महीने के लिए, यानी पूर्ण नहीं है वहां। किसी चीज की पूर्णता यदि हम बताते हैं तो वहां द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक होता है प्यारे बच्चों, यानी मासम कल्याणी, महीने भर कल्याणकारी। उसी प्रकार से माशम गुड़धाना, यानी महीने भर गुड़ और धानी, गुड़ और धानी, धान खाता है, गुड़ और धान, यानी महीने भर गुड़ और धान खाता है बच्चों। तो महीने भर में क्या हो गया, पूर्ण अर्थ हो गया उसका, उसका क्या हो गया, पूर्ण हो गया। महीने भर, महीना पूर्ण होता है अपने आप में। उसी प्रकार से माशम दधि भुंगते, तो यहां द्वितीय विभक्ति इसलिए हुई क्योंकि महीने भर दही खाता है, महीने भर दही खाता है तो पूर्ण हो गया अपने आप में। अब कहते थे अर्धमास, तो अर्धमास में तो वहां पूर्ण है ही नहीं, तो इसलिए उसी प्रकार से माशम मंगलोत्सव है। और यहां भी द्वितीय इसलिए हुई क्योंकि महीने भर क्या है, मंगल उत्सव है, मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल है। और कोसम कुटिला नदी, और कहा है कोस भर नदी टेढ़ी है, एक कोष पूरा है, यहाँ एक कोष तक ये नदी क्या है, टेढ़ी है, तो क्रोशम हुआ। तो यहां सब में देखो माशम में, माशम 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 क्रोशम, तो इसमें सब में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी बच्चों। क्रोशम गिरी, यानी कोस भर क्या है, पर्वत है, क्रोश भर क्या है, पर्वत है, तो क्रोशम में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति। क्रोशम वृक्षा, यानी कोस भर क्या है, वृक्ष है। उसी प्रकार से योजनम कुटिला नदी, योजन भर नदी क्या है, टेढ़ी है प्यारे बच्चों। तो ये आपके समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। यदि संपूर्णता को नहीं बताया जाए तो वहां कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। जैसे संपूर्णता, यानी संपूर्णता कोई चीज नहीं हो, कोई चीज संपूर्ण नहीं हो। जैसे महीने में 2 दिन पड़ता है, महीने में 2 दिन पड़ता है, तो वहां महीने में 2 दिन पड़ता है तो वो वहां, क्योंकि वो संपूर्ण है ही नहीं, महीने में 2 दिन पड़ता है। और कह देते माशम महीने भर पड़ता है, महीने भर पड़ता है, तो वहां कौन सी विभक्ति होती, द्वितीय विभक्ति होती। माशम अधीते, माशम अधीते, यानी मास भर, महीने भर अध्ययन करता है, तो वहां द्वितीय होती। लेकिन महीने में 2 दिन, तो यहां संपूर्णता नहीं है प्यारे बच्चों, तो महीने में 2 दिन पड़ता है। उसी प्रकार से कह देते हैं, जैसे वर्ष भर नहाता है, वर्ष भर नहाता है तो वर्षम स्नाति। अब मान लो ऐसे कह दे तो यहां तो पूर्णता हो गई, लेकिन मान लो इसमें ऐसे कह दे बच्चों कि महीने में 2 दिन ही नहाता है, यानी वर्ष में 2 दिन ही नहाता है, तो वो पूर्णता थोड़ी है। तो बच्चों इसको समझने की कोशिश करो। वर्षस्य द्विस्नाति, यानी साल में 2 बार ही नहाता है, साल में 2 बार ही नहाता है, तो पूर्णता है ही नहीं। उसी प्रकार से क्रोशस्य एक देशीय पर्वतः, कोश के एक हिस्से में क्या है, पर्वत है प्यारे बच्चों, कोश के एक हिस्से में क्या है, पर्वत है। तो इसलिए यहां एक हिस्से में, एक कोने में, मान लो ऐसे कहते पूरे पर्वत है, कोस भर में क्या है, पर्वत है, तो वहां कोस के एक हिस्से में, यानी इस कोस के, यानी एक मतलब दूरी होती है ना, 3 किलोमीटर का लगभग एरिया होता है, उसमें एक कोने में क्या है, पर्वत है, तो पूर्णता नहीं हुई। तो क्रोश से एक देशीय पर्वत है,
क्रोशस्य अर्धे वृक्षाः, कोश के आधे में वृक्ष है। मैंने क्या कहा था, कोश के आधे में वृक्ष है तो पूर्णता नहीं है, तो इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति हुई। तो बच्चों यदि पूर्णता किसी चीज की हो, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे, जो सूत्र क्या कहता है, कालवाची और मार्गवाची शब्दों में यदि पूर्णता का अर्थ आए तो वहां द्वितीय विभक्ति होती है। अगर इसके अलावा पूर्णता का यदि अर्थ नहीं आए तो वहां षष्ठी विभक्ति होती है। तो ये समझने वाली बात है। तो इस प्रकार से बच्चों इन्हीं सूत्रों के साथ में हमारा जो ये भाग है वो यहीं पर पूर्ण होता है। अगले भाग में हम द्वितीय विभक्ति के उपपद जो विभक्तियां होती है, किसी पद को आधार बना करके जो विभक्तियां होती है, उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः।